जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। अगर आप दोस्तों यूपी SSC पैट का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। आज मैं आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूं। हमने इतने दिनों में जो भी कुछ पढ़ा है उसका एक फटाफट रिवीजन देखने वाले हैं। आज की क्लास दोस्तों आपके लिए ऐतिहासिक क्लास साबित होने वाली है। जो सवाल दोस्तों आपको आते हैं उनको आप देखते रहिएगा, जो सवाल आपको नहीं आते हैं उनके ऊपर दोस्तों आप नोट करते रहिएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी आप सभी के लिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जबरदस्त क्लास। आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष 1976, वर्ष 1993, वर्ष 2002, वर्ष 2003। दोस्तों आज केवल और केवल ऐसे सवाल लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फालतू का ज्ञान दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं देने वाला हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस सवाल को लेकर। हमारा सवाल कहता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये वर्ष 1976 से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लघु संविधान कहा जाता है। और इसके द्वारा दोस्तों तीन शब्द प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। किसके कौन कौन से? अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और दोस्तों ये किस वर्ष से संबंधित है? 1976। आइए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। तो 1993। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन था वो कब का था? वो दोस्तों वर्ष 1992 का था। कब का दोस्तों? 1992 का। लेकिन दोस्तों ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था वर्ष 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना 1992। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1993 में। और इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2002। 86वां संविधान संशोधन, दोस्तों 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अति महत्वपूर्ण सवाल। और कब से संबंधित है? वर्ष 2002 से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें 11वां मौलिक कर्तव्य इसी के द्वारा जोड़ा गया है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष 2002 से संबंधित है। और दोस्तों ये आर्टिकल 21A शिक्षा का निःशुल्क अधिकार, इसको तो संबंध। और कौन सी दोस्तों समिति है? कस्तूरी रंगन समिति। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों 203वां संविधान 2003 किससे संबंधित है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 89वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। ये सवाल दोस्तों अभी आगे आने वाला है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। दोस्तों पॉलिटी के 10 सवाल लिए गए हैं जिसमें दोस्तों आपको सारे महत्वपूर्ण सवाल बताए जाएंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत की अभी हाल ही में नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। पहली महिला आदिवासी चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी। इसलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में राष्ट्रपति का सवाल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है आपको नोट करके रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54। दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53। ये दोस्तों कार्यपालिका शक्ति है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 53 में है। और दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये दोस्तों किसमें कहा गया है? ये दोस्तों अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये देखिए दोस्तों अनुच्छेद 54। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों कौन सा इसके लिए दोस्तों कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको आप ध्यान में रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आप बताइएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी सवाल आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है
राष्ट्रपति का महाभियोग, ये दोस्तों अनुच्छेद 61 से संबंधित है। और शपथ जो दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप केवल उस पर ध्यान दीजिएगा। शपथ दोस्तों 60 अनुच्छेद 60 में है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों कोर्ट को लेकर है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। सारे अनुच्छेद ऐसे ऑप्शन में लगाए गए हैं जिससे दोस्तों आपको मैं 4 से 5 सवाल एक स्लाइड से बता सकूं। जल्दी से बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किसमें कहा गया है तो आपको नोट करके रखना है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अनुच्छेद 124 ये भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल हो गया, उसमें दोस्तों कितने जज हैं, जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो भी कुछ जानकारी होती है वो सब किस में रखी गई, अनुच्छेद 124 में। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस में कहा गया, ये दोस्तों अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अनुच्छेद 226 अति महत्वपूर्ण दोस्तों, इसके द्वारा हाई कोर्ट, अनुच्छेद हाई कोर्ट दोस्तों कितने 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की दोस्तों, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत है। अनुच्छेद 32 इसमें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि महाधिवक्ता किसका दोस्तों, महाधिवक्ता का अनुच्छेद कौन सा है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अति महत्वपूर्ण सवाल और 4 ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। मानव अंगों की तस्करी पर रोक दोस्तों, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, मानव अंगों की तस्करी पर रोक ये किस अनुच्छेद से संबंधित है तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 23। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए मानव अंगों की तस्करी या बलात् श्रम पर रोक ये किस अनुच्छेद में है, ये दोस्तों अनुच्छेद 23 में है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 14 यह क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि दोस्तों समानता से संबंधित अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता का अंत। और अनुच्छेद 19 दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की फ्रीडम है वो दोस्तों अनुच्छेद 19 में है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने चारों प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित अनुच्छेद है। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं दोस्तों पॉलिटिक्स से आपकी परीक्षा में, वो सारे सवालों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा, इनको नोट करते चलिएगा। जीएसटी काउंसिल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 226A, अनुच्छेद 300A या अनुच्छेद 280। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाइयों बहनों आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 279A। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। और दोस्तों अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ पर की गई है तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना, चंडीगढ़ में की गई है दोस्तों जीएसटी काउंसिल की बैठक। इसको भी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर का लल्लन टॉप प्रश्न है। और दोस्तों आपको बता दें जीएसटी काउंसिल संबंधित कौन सा 279A, लेकिन आपसे केवल जीएसटी पूछा जाए, केवल जीएसटी। अगर आपसे दोस्तों केवल जीएसटी पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 226A, लेकिन आपसे पूछा जाए जीएसटी काउंसिल तो आपका जवाब होगा 279A। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये देखिए
दोस्तों वित्त से संबंधित दोस्तों कौन सा है, ये 280। 300A आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइएगा दोस्तों 300A किस में शामिल किया गया था, जल्दी से बताइएगा, आपकी परीक्षा में ब्रह्मास्त्र वाला सवाल है ये। जीएसटी काउंसिल मैंने आपको बता दिया, जीएसटी दोस्तों केवल 226 आप केवल जीएसटी बताएंगे, और जीएसटी की बैठक कहाँ पर हुई, चंडीगढ़ में हुई है। और जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन। और किस सिफारिश पर हुआ था दोस्तों लागू, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन आया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और हमारे भारत देश में जीएसटी कब से लागू हुई, तो आपको बता दें 1 जुलाई 2017, इस डेट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। मैंने आपसे पूछा अनुच्छेद 300A, ये दोस्तों संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 300A, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित संविधान संशोधन है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन बोलता है, 91वां संविधान संशोधन, 97वां, 89वां या 102वां संविधान संशोधन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों संविधान संशोधन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, अति महत्वपूर्ण सवाल है। भाई बहनों आपको बता दें मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। 97वां संविधान सहकारी समिति, अगर आपसे पूछा जाए कि सहकारी समिति से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो आपको नोट करके रखना है कौन सा 97वां संविधान संशोधन। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये दोस्तों 91वां संविधान संशोधन है। दोस्तों पूरे भारत में मंत्रिपरिषद का आकार कितना है, 15%, लेकिन दिल्ली में कितना है, 10%। दोस्तों दिल्ली में कितना है, दिल्ली में 10%। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दिल्ली दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा बोला गया है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों 89वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण, ये 2003 का है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 89वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 का है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, कौन कौन से दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। इस आपसे कोई सा भी पूछा जाए, अगर आपसे दोस्तों पूछा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, तो आप कहेंगे आर्टिकल 368। अगर आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो आप कहेंगे आर्टिकल 338A। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण। मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, 91वां संविधान संशोधन। सहकारी समिति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, 97वां संविधान संशोधन है। और 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष से है, ये दोस्तों 2003 से है। और दोस्तों ये कौन सा है, अनुच्छेद 338A, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अगर आपसे पूछे केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, तो आप कहेंगे केवल अनुच्छेद 338। अब दोस्तों 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। ये भी संविधान संशोधन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 165। यहाँ से मैं आपको दोस्तों 4 ब्रह्मास्त्र वाले सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल होंगे। दोस्तों आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और समझा, तो दोस्तों इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपकी परीक्षा में आपको इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप खुद कहेंगे कि इस वीडियो से सीधा 15 से 20 सवाल आपकी परीक्षा में छपे। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है, सारी क्लास को आप नोट करते चलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर, जितने सवाल मैं बताते जा रहा हूं सारे को कमेंट करके बताइए जाइएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात कर लेते हैं अपने सवाल की तरफ। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है, जल्दी से बताइएगा, आपका क्या होगा सही जवाब। भाई बहनों आपको बता दें राज्यपाल की जो अध्यादेश शक्ति होती है वो अनुच्छेद 213 में होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 है। दोस्तों बहुत मिलते जुलते दोस्तों ऑप्शन है, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, जो राष्ट्रपति का दोस्तों जो अध्यादेश है वो किसके अंदर है, वो दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंदर है। और राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है, अनुच्छेद 213 में। दोस्तों ये देखिए अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है।
यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315। ये देखिए दोस्तों अनुच्छेद 165। मैंने आपसे भी सवाल पूछा था महाधिवक्ता, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। दोस्तों राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 213 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में है। और अनुच्छेद 315 में क्या है? यूपीएससी से संबंधित है। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता। दोस्तों आपको बता दें महान्यायवादी होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। और जो महाधिवक्ता होता है वो दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसको भी आपको नोट करके रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में ये सीधा सवाल छपेगा। आपका मैंने दोस्तों आपको मैंने भी राष्ट्रपति पर महाभियोग बता दिया कौन से अनुच्छेद में है। अब आपसे सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, रूस से। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों आपको और जानकारी देते हैं। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिए गए? डीपीएसपी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया? तो आपको नोट करके रखना है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की दोस्तों प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो आपको नोट करके रखना है दक्षिण अफ्रीका से। रूस से क्या लिया गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और दोस्तों अमेरिका से एक चीज और ली गई है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे सवालों को समझ लिया होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों मैंने आपको बताया है, आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है उसकी जो प्रक्रिया कहां से ली गई? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है? तो आपको नोट करके रखना, संविधान संशोधन लिए गए हैं। दोस्तों आपको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। दक्षिण अफ्रीका जो दोस्तों फ्री की चीज़ मिल जाती है उसकी इंसान को कदर नहीं रहती है, उसको आप बाद में आपको संशोधित करना ही पड़ता है। इसको आप ऐसे करके याद कीजिएगा। रूस से दोस्तों क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जिसको अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है वो हमेशा रूस जाता है। इसको आप थोड़ा ऐसे करके याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या प्रतिभा देवी पाटिल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आज सारे सवाल केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं, फालतू के सवाल एक भी नहीं लिया गया। सारे सवालों को आप पेशेंस के साथ यहाँ से नोट करते चलिएगा। आपको दोस्तों थोड़ा वीडियो लेंथी लग सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होगा। हमारा सवाल है दोस्तों पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में इनका नाम नोट करके रखना है, ज्ञानी जैल सिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिएगा। आपसे सवाल दोस्तों कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, बस आप तैयार रहिएगा सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और आपसे पूछा जाए कि प्रतिभा देवी पाटिल कौन है? ये दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। और दूसरी कौन बनी दोस्तों? भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी कौन? द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों पहली आदिवासी महिला है कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और आप कमेंट करके बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किसको हराकर बनी है? यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में यहां से सवाल आने की प्रबल संभावना है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा? अनुसूची 2, अनुसूची 4, अनुसूची 7, अनुसूची 8। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में, तो आपको नोट करके रखना है अनुसूची 2, आपका ऑप्शन नंबर 2, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अनुसूची 1 में क्या है, ये राज्य से संबंधित है, राज्य और यूटी से संबंधित है। अनुसूची 1 में राज्य और यूटी से संबंधित है। अनुसूची 2 में दोस्तों वेतन भत्ते हैं। दोस्तों अनुसूची 7 में क्या है, तो आपको नोट करके रखना है। अनुसूची 8 में है भाषा। दोस्तों अनुसूची 7 में क्या है, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कर। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, ये भी जल्दी से बताएंगे आप कि अनुसूची 7 में क्या है। अनुसूची 8 में दोस्तों क्या है, भाषा है। अनुसूची 2 में क्या है दोस्तों, वेतन भत्ते हैं। और अनुसूची 1 में क्या है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये राज्य और उसके यूटी से संबंधित है। और अनुसूची 9 ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। अनुसूची 9 इसमें दोस्तों भूमि सुधार, ये दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपसे मैंने पूछा अनुसूची 7 है, ये दोस्तों राज्य और ये दोस्तों शायद अनुच्छेद राज्य से संबंधित है, इसको आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसको आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद दोस्तों इसका ऑप्शन आप समझेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ से दोस्तों शुरू होते हैं महत्वपूर्ण संगठन और महत्वपूर्ण संस्थाएं। यहाँ से दोस्तों आपको सारे सवाल नोट करते चलना है। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 1995। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 15 अगस्त 1969। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। और इसके दोस्तों वर्तमान में हेड कौन है, सोमनाथ जी हैं। बस इतनी सी जानकारी आप याद रखेंगे, सोमनाथ जी हैं। ठीक है दोस्तों। अब 1 जनवरी 1958 इसमें दोस्तों DRDO की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, समीर वी कामत, समीर कामत। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ध्येय वाक्य कौन सा है, वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्यम मूलम विज्ञानम। दोस्तों इस जो किसका DRDO का ध्येय वाक्य है। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई है। और उसके उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और उसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। और उसके दोस्तों CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर जी हैं। 1 जनवरी 1995 WTO विश्व व्यापार संगठन। और दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनाएगी, नागोजी ओंकाजा इवेला। कहाँ की रहने वाली है, नाइजीरिया की रहने वाली हैं। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन बने हैं। लगाइएगा स्टार, इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा सवाल। परमेश्वर अय्यर, सुमन के बेरी, डॉक्टर मनोज सोनी, दिनेश प्रकाश सरकानी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन बने, तो आपको नोट करके रखना है सुमन के बेरी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और ये दोस्तों कौन है, परमेश्वर अय्यर। ये दोस्तों नीति आयोग के CEO हैं। कौन, CEO। किसके स्थान पर आए, अमिताभ कांत के स्थान पर आए। इसको भी आप नोट करके रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और अमिताभ कांत को दोस्तों कहाँ पर क्या बनाया गया, तो मैंने आपको बताया था कि जो G20 की बैठक होने वाली है उसका शेरपा बनाया गया, किसको, अमिताभ कांत जी को। और अमिताभ कांत के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग के नए CEO कौन बने, परमेश्वर अय्यर। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने, सुमन के बेरी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, मैंने आपको बताया है 1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा है डॉक्टर मनोज सोनी, ये यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर मनोज सोनी। दिनेश प्रसाद सकलानी, NCERT के नए चेयरमैन कौन बनाए गए, दिनेश प्रसाद सकलानी जी बनाए गए। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने आपको यूपीएससी का भी अनुच्छेद बताया था, कौन से अनुच्छेद में यूपीएससी का उल्लेख है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि FATF के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है। अति महत्वपूर्ण संस्था, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जगदीश कुमार, T राजा कुमार, माधवीपुरी बुच, निधि छिब्बर है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। 4 सवाल आपके सामने फिर हाजिर हैं, जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें FATF के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। कौन है दोस्तों? टी राजा कुमार। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों FATF से संबंधित आपको जानकारी देता हूँ। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई है? 1989 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। और दोस्तों ये क्या करता है? टेरर फंडिंग को रोकने का काम करता है। और दोस्तों इसने अभी हाल ही में पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात इसको ग्रे लिस्ट में डाला है, इसको आप नोट करके रखेंगे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन बनाए गए? टी राजा कुमार। इसकी स्थापना कब हुई है? 1989। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। और ये क्या काम करती है संस्था? टेरर फंडिंग को रोकने का काम करती है, यानी कि दोस्तों आतंकवाद को जो रोकने का फंडिंग, आतंकवाद से संबंधित फंडिंग होती है उसको रोकने का कार्य करती है। और इसने भी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। जगदीश कुमार, यूजीसी के दोस्तों यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जगदीश कुमार जी बने हैं। माधवीपुरी बुच, आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई? माधवीपुरी बुच। सेबी का दोस्तों अधिनियम कब का है? तो आपको नोट करके रखना, 1992 का अधिनियम है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में हुई है। आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों अधिनियम कब का? 1992। स्थापना 1986 में हुई है। किसकी? सेबी की। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। निधि छिब्बर, अति महत्वपूर्ण सवाल। सीबीएसई की महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? निधि छिब्बर बनी है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा ब्रह्मास्त्र वाला सवाल, नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहाँ से सवाल। ब्रुसेल्स में स्थित है, पेरिस में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, या जर्मनी में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, नाटो संगठन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, ब्रुसेल्स में स्थित है। और नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। नाटो संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949। और दोस्तों आपसे अगर पूछा इसमें कितने देश शामिल हैं? 30 देश शामिल हैं। और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो शिखर सम्मेलन की दोस्तों बैठक कहाँ हुई है? स्पेन मैड्रिड में हुई है। ये भी मैंने आपको कल की एक प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसमें दोस्तों एक यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों जिनेवा, इसमें दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन प्लस WHO प्लस ILO, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जिनेवा में स्थित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। जर्मनी के दोस्तों वॉन शहर में, जर्मनी के वॉन, यहाँ पर दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? जल्दी से बताइएगा, आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल छपने की प्रबल संभावना है। जल्दी से बताइएगा, जर्मनी के दोस्तों वॉन शहर में किसका मुख्यालय स्थित है? ये सवाल मैंने आपको दोस्तों 2 से 3 बार बताया है, और आपकी परीक्षा में ये सवाल आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें UNFCCC दोस्तों, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर से? जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों IUCN, इसका मुख्यालय कहाँ पर से? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको सारे मुख्यालय मैंने नोट करा दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि G7 समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जितने महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, संगठन हैं, सारे मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। G7 समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, भारत में हुआ था, कोलंबो में हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। आपको यहाँ से मैं 4 से 5 सवाल बताने वाला हूँ जो अति महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी परीक्षा के लिए। भाइयों बहनों आपको बता दें, G7 समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये जर्मनी में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों G20 की दोस्तों 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? तो आपको नोट करके रखना, ये अपने भारत देश में होने वाली है। भारत देश में दोस्तों कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। आप नोट कीजिएगा इस सवाल को। दोस्तों कोलंबो, बिम्स्टेक,
बिम्स्टेक की दोस्तों इसकी बैठक कहाँ पर हुई? कोलंबो में हुई है, इसको भी आप नोट करके रखें। उज्बेकिस्तान SCO संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों बैठक कहाँ पर हुई? उज्बेकिस्तान में हुई, समरकंद में हुई है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया गया है? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को बनाया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? लीजिएगा दोस्तों, परीक्षा में छपने वाला सवाल आपके सामने फिर हाजिर है। 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 25 अगस्त 1907 या वर्ष 1932। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें RBI बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है 1 जनवरी 1932। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। और इसके वर्तमान में दोस्तों हेड कौन है? वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में दोस्तों किसके गवर्नर हैं? किसके? RBI के। अब दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। 25 अगस्त 1907 लगाइएगा इसका आप स्टार। टिस्को, टाटा स्टील एंड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? टिस्को दोस्तों कब इसकी स्थापना? 25 अगस्त 1907 में हुई है। और दोस्तों ये कहाँ पर है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1932 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? तो आपको नोट करके रखना है एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1932 में हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 1949। RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। और दोस्तों 25 अगस्त 1907 को किसकी स्थापना हुई है? टिस्को की स्थापना हुई है। टिस्को कहाँ पर? जमशेदपुर में स्थित है। और वर्ष 1932 में दोस्तों क्या हुआ? एयर इंडिया की स्थापना हुई है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर आपका सही जवाब क्या होगा। आइए बात करते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 जुलाई 1982, 7 अप्रैल 1948, 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 2015। अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है, जल्दी से बताइएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपको बता दें नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो आपको नोट करके रखना है 12 जुलाई 1982। आपका ऑप्शन नंबर है ए आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी? जल्दी से बताइएगा। नाबार्ड आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है ये दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 जुलाई 1942। इसके हेड कौन है? गोविंद चिंतालू। गोविंद चिंतालू इसके हेड है वर्तमान में। और ये दोस्तों किसकी सिफारिश पर हुई थी? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। अब बात करते हैं 7 अप्रैल 1948। ये दोस्तों WHO की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? टेड्रोस हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है। 1 जनवरी 1958 दोस्तों DRDO की स्थापना। 1 जनवरी 2015 किसकी दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल थे आपकी परीक्षा के लिए, मैंने आपको सारे के सारे नोट करा दिए हैं दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों शिवरमन समिति कब? शिवरमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों पर्यावरण का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में आपको 100% नंबर सवाल छपा हुआ मिलेगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 1972, वर्ष 1973, वर्ष 1987, वर्ष 1997। जितनी भी महत्वपूर्ण डेट थी मैंने दोस्तों सारे आपके ऑप्शन में रख दी हैं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 1972 से, वर्ष 1973 से, वर्ष 1987 से, वर्ष 1997 से है। क्या होगा आपका सही जवाब? भाई बहनों आपको बता दें क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस वर्ष से है? तो आपको नोट करके रखना है। वेरी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण सवाल में वर्ष 1997। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे दोस्तों? ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस
इससे संबंधित दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। और दोस्तों ये लागू कब हुआ? 2005 में। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था? वर्ष 1997 से हुआ था। और दोस्तों क्योटो शहर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। और क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों लागू कब हुआ? 2005 में हुआ है, वर्ष 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगर आपसे पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस वर्ष से संबंधित? वर्ष 1987। इसी में दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए दोस्तों 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए ये सवाल। वर्ष 1973। इसमें दोस्तों क्या हुआ था तो आपको नोट करके रखना है, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट ये दोस्तों कब से? वर्ष 1973 से है। और 29 जुलाई को दोस्तों क्या मनाता है? विश्व बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया था। ये भी आपको नोट करके रखना है। 1972। इसमें दोस्तों क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस, UNEP, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ये दोस्तों इसका स्थापना कब हुई? 1972। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 को। यह भी सन आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवाल का निचोड़ याद कर लिया होगा। क्योटो प्रोटोकॉल, इसका संबंध दोस्तों कब से है? वर्ष 1997 से। किससे? ग्रीन हाउस गैसेस से है। लागू कब से हुआ? 2005 से लागू हुआ, वर्ष 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों कनाडा में स्थित है, वर्ष 1973। ये टाइगर प्रोजेक्ट, और दोस्तों ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर दिवस कब मनाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ष 1972। ये दोस्तों UNEP, इसमें दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है, 5 जून 1974। इसको दोस्तों पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो इसको आप नोट करके रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि FAO की स्थापना किस वर्ष हुई है? फूड ऑर्गेनाइजेशन का, दोस्तों जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 16 अक्टूबर 1945, 22 अप्रैल 1992, 1 जनवरी 1995 या 25 जनवरी 1950। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बता दीजिएगा। आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें FAO इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है 16 अक्टूबर 1945। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसीलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को क्या मनाता है? राष्ट्रीय खाद्य दिवस। राष्ट्रीय खाद्य दिवस ये कब मनाया था? 16 अक्टूबर को मनाया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 22 अप्रैल 1992, इसमें दोस्तों रियो सम्मेलन हुआ था। 1992 क्या हुआ था? रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन का संबंध दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन से, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और रियो कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए ये सवाल है। 1 जनवरी 1995 मैंने आपको बता दिया कि WTO की स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1995 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 25 जनवरी 1950 दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपको ध्यान में रखना राजीव कुमार जी हैं। पहली महिला दोस्तों चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, बेल्जियम में स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल, इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में भी कहाँ पर? जकार्ता। और आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। तो नेपाल के काठमांडू में किसका मुख्यालय स्थित है? काठमांडू। इसमें दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है, सार्क। और सार्क को दोस्तों और क्या कहते हैं? दक्षेस।
उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट किया होगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। नेपाल काठमांडू में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? दक्षेश सार का मुख्यालय। इसमें दोस्तों 8 मेंबर शामिल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों नाटो और यूरोपियन यूनियन इनका मुख्यालय स्थित है दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों यानी दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित, इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। और इन दोनों की स्थापना दोस्तों किस सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई है, इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। ये लीजिए दोस्तों, आज से शुरू हो चुका हमारे यहाँ से हिस्ट्री। दोस्तों आज मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण पॉलिटी और दोस्तों सारे महत्वपूर्ण संस्थान और दोस्तों संस्थाएं और आज मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई है। यहाँ से दोस्तों आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपके मुट्ठी में होने वाली है आज इस 10 क्वेश्चन के। आप उन सारे सवालों को नोट करते चलिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1928, वर्ष 1975, वर्ष 1989, वर्ष 1929। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 1928। किसके द्वारा दोस्तों? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनके द्वारा की गई थी दोस्तों, वर्ष 1928 में की गई थी। और इसके अलावा वर्ष 1975 आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1975। और दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इनके द्वारा की गई थी तो आर्य समाज की स्थापना। वेदों की ओर लौटो, ये किसका दोस्तों कहना था? दयानंद सरस्वती जी का कहना। 1989 रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1989 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो आपको नोट करके रखना है, राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? 1975 में हुई है, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और दोस्तों इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों अगर आपसे सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों दयानंद सरस्वती इनकी पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश है। 1989 दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। और दोस्तों आपको बता दें वर्ष 1929 में दोस्तों, वर्ष 1929 में सती प्रथा का अंत हुआ था विलियम बेंटिक के समय। किसकी सिफारिश पर? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यह भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों बौद्ध धर्म, यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% सवाल छपने की उम्मीद है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये सवाल मैंने आज मैं तीसरी बार ले रहा हूँ। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और यहाँ से आपकी परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है, ये राजगृह में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ से हुई थी? आपको नोट करके रखना है, राजगृह। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस की तरफ। ये दोस्तों पहली कहाँ पर हुई है? राजगृह में हुई है। दूसरी दोस्तों वैशाली में हुई है। तीसरी दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई है। चौथी दोस्तों कुंडलवन में हुई। कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में स्थित है। अब दोस्तों किसके समय में हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपसे आपकी परीक्षा में यहाँ से। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुई है, तो आपको नोट करके रखना, अजातशत्रु। अजातशत्रु। अब दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक। चौथी कनिष्क। ये सारे सवालों को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है? राजगृह में। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवन कश्मीर में।
और दोस्तों किसके किसके समय हुई है? पहली हुई है अजातशत्रु के, दूसरी हुई है कालाशोक के, तीसरी हुई है पाटलिपुत्र, और कहाँ पर? अशोक के समय में। चौथी कहाँ? कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों वेद और दोस्तों बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों ये सब टॉपिक आपकी परीक्षा में दिए गए, आपकी सिलेबस में दिए गए हैं। जल्दी से बताइएगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है? ये आयुर्वेद होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। और धनुर्वेद का दोस्तों कौन सा है? धनुर्वेद किसका? धनुर्वेद दोस्तों किसका? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। गंधर्ववेद का दोस्तों अथर्ववेद। और दोस्तों शिल्पवेद सामवेद। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देखिए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और इसके संकलनकर्ता कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी। और यजुर्वेद यानी कि दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद कौन सा आपका? धनुर्वेद। इसके दोस्तों कौन है? विश्वामित्र। अब दोस्तों आपसे पूछा गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के दोस्तों गंधर्व वेद का तो किसका है? ये अथर्ववेद का है। इसके संकलनकर्ता कौन है? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, कमेंट करके बताएंगे आप इसके संकलनकर्ता कौन है। अभी मुझको ये याद नहीं आ रहा है, इसको आप बताएंगे कमेंट कर। शिल्प वेद, इसके दोस्तों ये किसका उपवेद है? ये सामवेद का है। इसके दोस्तों कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। इसके दोस्तों संकलनकर्ता कौन है? धन्वंतरी जी हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? आप कहेंगे धनुर्वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है तो आप कहेंगे गंधर्व वेद। अगर आपसे पूछा है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों नदियों का एकदम जबरदस्त सवाल, जल्दी से बताएगा कि झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? वितिस्ता कहा जाता है, अस्कनी कहा जाता है, परुष्णी कहा जाता है, अगन्या कहा जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है हिस्ट्री का, और कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये। दोस्तों आपको बता दें झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है, तो आपको नोट करके रखना, ये वितिस्ता कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों और ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। अस्कनी, ये दोस्तों चेनाब नदी। चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा? अस्कनी कहते हैं। परुष्णी, रावी। रावी नदी को दोस्तों क्या कहा था? परुष्णी कहा जाता है। अगन्या, अति महत्वपूर्ण सवाल। गाय, गाय को वेदों में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट की श्रेणी में सवाल है ये। गाय की दोस्तों गाय को वेदों में क्या कहा गया? अगन्या कहा गया। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। झेलम नदी को दोस्तों वितिस्ता कहा जाता है, और चेनाब नदी को दोस्तों अस्कनी कहा जाता है, और रावी नदी को परुष्णी कहा जाता है, और गाय को दोस्तों अगन्या कहा जाता है वेदों के अंदर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से दोस्तों आप बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा, आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होने वाली है। जल्दी से बताएगा कि लखनऊ अधिवेशन का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 1916, वर्ष 1919, वर्ष 1920, वर्ष 1922। चारों तिथि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको नंबर दे के जाएंगे ये चारों दिनांक। जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें लखनऊ अधिवेशन इसका संबंध किस वर्ष से है, तो आपको ध्यान में रखना है वर्ष 1916। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों किसकी अध्यक्षता में होता? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में दोस्तों हुआ था क्या? ये लखनऊ अधिवेशन है। अगर आपसे पूछा है 1919, इसमें दोस्तों क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
कांड। और ये दोस्तों इसकी तारीख याद रखिएगा, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसको आप नोट करके रखेंगे। और दोस्तों इसी के अंदर रोलैक्ट एक्ट आया था, रोलैक्ट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून। और इसी में दोस्तों मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, आपसे पूछा है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1919 से। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन, 1922 में दोस्तों चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना। और कहाँ की है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा घटना। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से दोहराते हैं सारे सवालों को। लखनऊ अधिवेशन का संबंध किस वर्ष से है? 1916 से है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। अगर आपसे पूछा है कि होम रूल लीग मूवमेंट, ये भी दोस्तों 1916 से है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इनके द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये भी 1916 से ही है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों वर्ष 1919, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों इसी के अंदर रोलैक्ट एक्ट आया था और इसी के अंदर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था। वर्ष 1920, इसके अंदर दोस्तों असहयोग आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। और दोस्तों वर्ष 1922, इसमें क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना हुई थी। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष 1923, वर्ष 1924, वर्ष 1925, वर्ष 1927। चारों तिथियां आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र तिथियां हैं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 1925, 9 अगस्त 1925। पूरी तारीख आप याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। काकोरी ट्रेन एक्शन, दोस्तों अब इसका उत्तर प्रदेश ने नया नाम बदल के क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। वर्ष 1923, इसमें दोस्तों क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किसने की थी दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1924, बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी। और बेलगांव कहाँ से? कर्नाटक में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। वर्ष 1927, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का दोस्तों गठन कब हुआ था? 1927। और 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन अपने भारत में आया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष 1925 से संबंधित है। और दोस्तों आपको बता दें वर्ष 1923 में क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। वर्ष 1924 में क्या हुआ? बेलगांव अधिवेशन हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा है 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1928 में। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? अति महत्वपूर्ण सवाल है। लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो किस अधिवेशन में की गई थी? तो आपको नोट करके रखना लाहौर अधिवेशन है। और ये कब का है? वर्ष 1929 का है। 1929 का है लाहौर अधिवेशन है। इसी में दोस्तों क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें नेहरू रिपोर्ट दोस्तों कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 में की गई थी। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। माफ़ करना दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों कराची अधिवेशन ये कब हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए कि कराची अधिवेशन किस वर्ष से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, अति महत्वपूर्ण सवाल। वर्ष 1938, वर्ष 1938 में दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। किसके द्वारा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। और दोस्तों 1939 इसमें दोस्तों फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? तो आपको नोट करके रखना है 1939 में हुई थी। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपसे मैंने पूछा कि कराची अधिवेशन कब होता है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। कोलकाता अधिवेशन 1886। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। ये भी सवाल आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। हमारा जो वंदे मातरम है वो दोस्तों पहली बार कब गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आप दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि कराची अधिवेशन किस वर्ष से संबंधित है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि दांडी यात्रा का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 1930, वर्ष 1931, वर्ष 1932, वर्ष 1942। यहाँ से दोस्तों जितनी मॉडर्न हिस्ट्री हो सकती थी एक वीडियो के अंदर उतना मैंने आपको बता दिया। आप सारे सवालों को नोट कीजिएगा, सारी वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा। आपको सारे सवाल आपको मुँह जवानी रट जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे सवाल मैंने कई बार लिए हुए हैं। अब दोस्तों आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों हमारा सवाल कहता है कि दांडी यात्रा का संबंध किस वर्ष से है? वर्ष 1930, वर्ष 1931, वर्ष 1932, वर्ष 1942। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें दांडी यात्रा का संबंध किस वर्ष से है, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 1930। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च। 12 मार्च से दोस्तों 6 अप्रैल दांडी यात्रा शुरू हुई थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, आप सबको पता है। वर्ष 1931। इसमें दोस्तों क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये दोस्तों वर्ष 1931 कब हुआ? 5 मार्च। ये भी थोड़ा आप पूरी तारीख याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1932 पूना पैक्ट। पूना पैक्ट इसको भी आप याद रखेंगे। किसके किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। कहाँ पर? यरवदा जेल में हुआ था। 1942 अति महत्वपूर्ण सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये दोस्तों वर्ष 1942 में हुआ था। और दोस्तों इस समय वायसराय कौन थे? लिनलिथ गो। कौन दोस्तों? लिनलिथ गो। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है आपकी परीक्षा के लिए, वो भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। पहले दोस्तों आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। दांडी यात्रा का संबंध किस वर्ष से है? तो आपको नोट करके रखना वर्ष 1930 से है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दोस्तों दांडी यात्रा चली थी और साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। अगर आपसे पूछा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पूरी तारीख क्या है? 5 मार्च 1931 है। दोस्तों 5 मार्च एनसीईआरटी की तारीख है। आप 5 मार्च को ही सही मानेंगे। वर्ष 1932 ये पूना पैक्ट कब हुआ था? वर्ष 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? यरवदा जेल में हुआ था। वर्ष 1942 में तो क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथ गो। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों सवाल आपसे पूछा जाता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी को फांसी कब हुई थी? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है। कब? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 23 मार्च 1931। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? सुखदेव राजगुरु जी को फांसी हुई थी और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु जी को फांसी हुई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 18 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को अपनाया गया था, या 12 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, या 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है भाइयों बहनों। आपको बता दें राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आपको नोट करके रखना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। 22 जुलाई 1947। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। 18 जुलाई इसमें दोस्तों क्या होता? स्वतंत्रता अधिनियम आया था। स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947 को। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की दोस्तों फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। 24 जनवरी 1950। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान,
इन दोनों को कब अपनाया गया था, तो आपको नोट करके रखना 24 जनवरी 1950 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, स्वतंत्रता अधिनियम आया था। 13 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 22 जुलाई 1947 को दोस्तों क्या हुआ था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हुआ था, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को दोस्तों अपनाया गया था कब, 24 जनवरी 1950 को। इनको आप नोट करके रखेंगे। और ध्वज संहिता ये कब से, ये 2002 से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की तरफ। ये 30 सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में आपको रामबाण साबित होंगे, आपको नंबर देके जाएंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। 1905, 1911, 1912, 1917, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 6 सवालों में समझा दी। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो दोस्तों आपको सारे सवाल याद हो गए होंगे। जल्दी से बताइएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। वर्ष 1905 में बनी है, वर्ष 1911 में बनी, वर्ष 1912 में बनी, वर्ष 1917 में बनी है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाइयों बहनों आपको बता दें दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 1912 में। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी होगी, ये कब प्रस्ताव हुआ था, प्रस्तावित। दोस्तों ये दिल्ली भारत की राजधानी होगी, प्रस्तावित कब हुआ था, वर्ष 1911 में। लेकिन दोस्तों बनी कब, 1912 में। 1905 में दोस्तों क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ये वर्ष 1905 में हुआ था। किसके समय में दोस्तों हुआ था, करजन के समय में हुआ था। और आपको बता दें दोस्तों इसी में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ से, टाउन हॉल कोलकाता से शुरू हुआ था। इसको आप नोट करके रखेंगे। और आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की तारीख कब तय की गई थी, 16 अक्टूबर। ये डेट आप याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों पहली बार रक्षाबंधन कब मनाया गया था, 16 अक्टूबर को मनाया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी का दोस्तों यहाँ से जितने सत्याग्रह थे यहाँ से शुरू हुए थे। चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती का विरोध के लिए चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा और आपने सारे सवालों को अच्छे से समझा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों एक वीडियो और आने वाली है, वो भी वीडियो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। उसके अंदर दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल हो सकते हैं उतने सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 30 से 40 सवाल जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको छपेंगे, आपको नंबर दिलाएंगे। दोस्तों अब मैं आपके सामने ऐसे सवाल रख रहा हूं जो आप कई बार पढ़ चुके हैं। बस दोस्तों आप लास्ट समय उनका रिवीजन करते चलिएगा और कोई नई चीज़ मत पढ़िएगा। आज के जितने सवाल थे मैंने आपके सामने ऐसे सवाल रखे थे जो आप पहले पढ़ चुके थे, उनका आपको मैंने एक बार रिवीजन करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें।